नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जो कि देहरादून से आ रही है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 6 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है। प्रदेश सरकार ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में 6 आईएएस और 11 पीसीएस के तबादले कर दिए गए हैं। देहरादून में प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां 6 आईएएस 11 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने इसके निर्देश जारी किए हैं। 6 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में 6 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईटीडीए का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1905 और इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कंट्रोल रूम से शिकायतकर्ता अल्मोड़ा निवासी लाल सिंह से बात कर समस्या का शीघ्र समाधान करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। साथ ही यातायात व्यवस्थाओं में लगे सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात की सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्र यात्रा रोड देहरादून स्थित उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को कंबल वितरण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 3 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को 15 दिन के अंदर कंबल वितरण का कार्य पूर्ण किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और हौसला भी बढ़ाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कर्मकार बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों की सहायता के लिए जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पात्र को सुविधाओं का लाभ समय पर मिले। विभिन्न योजनाओं के प्रति उनको जागरूक भी किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रमिकों के मदद के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने श्रमिकों को कंबल भी बांटे हैं। उन्होंने सभी श्रमिकों से बात की है, उनकी समस्याओं को जाना और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और कंबल वितरण कर उन्होंने अभियान की शुरुआत कर दी है। श्रमिकों के लिए सभी सुविधाओं को बढ़ाई जाए, इसके निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं और सभी श्रमिकों से मुख्यमंत्री धामी ने बातचीत की। इस दौरान कंबल वितरण अभियान की भी शुरुआत सीएम द्वारा की गई है। मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद डॉक्टर एसएस संधू ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एसएस संधू को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए राज्य सरकार के कामकाज में उनके ओर से मिले सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें कुशल प्रशासक बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में उत्तराखंड ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री की, जहां पर उन्होंने एसएस संधू से मुलाकात की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री और एसएस संधू की मुलाकात की और प्रदेश में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है, मुख्यमंत्री ने ये कहा है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एसएस संधू से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत देहरादून के सचिवालय स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में प्रदेश स्तरीय मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में शासन के तमाम उच्च अधिकारी उपस्थित रहे और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी पश षणमुगम की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में चुनाव के दौरान पेड न्यूज को रोकने के साथ ही उस पर नजर रखने पर चर्चा की गई है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने बताया कि चुनाव के दौरान पास जारी करने, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मीडिया की भूमिका समेत विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई है। तो आज हम लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से हमारा स्टेट के अंदर जितना भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है हम लोग इलेक्शन के दौरान जो मीडिया सर्टिफिकेशन और इस संबंध में पूरा जानकारी देंगे और पेड न्यूज़ के संबंध में भी हम लोग आपको बताएंगे और बाकी हम लोग जैसे एमसीसी रिलेटेड इश्यू को पूरा जानकारी देंगे और स्वीप एक्टिविटी में हम लोग मतदाता का जागरूक करने के लिए आप लोग का रोल क्या है उसके बारे में भी हम लोग को डिटेल बताने के लिए आज एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। बीते दिनों रायपुर क्षेत्र में रिंग रोड के नजदीक एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिसको लेकर सीओ रायपुर अभिनय चौधरी ने बताया कि 112 पर उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो किराए पर रहता था वह अपने कमरे के भीतर बंद था। जब पुलिस द्वारा दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो व्यक्ति अचेत व्यवस्था में मिला, जिस पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले के छानबीन में जुट गई है। पंचायत मामले की जो 112 पे सूचना मिली थी कि एक जो उनके किराएदार ने बताया कि जो रामदयाल हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, वो लोक सूचना विभाग में काम करते थे और वो 2 दिन से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं।
जब पुलिस वहाँ गई और मौके पे अड़ोस पड़ोस वालों के साथ मिलके दरवाज़ा खोला गया तो उनकी वहाँ डेड बॉडी पाई गई। प्राइमा फेसी देख के पता लगा कि वो काफ़ी टाइम से बीमार थे और उनके लीवर की और काफ़ी चीज़ों की दवाइयाँ चल रही थी। तो जब देखा फिर उनकी फैमिली वालों को बताया गया तो यही चीज़ सामने निकल के आई कि उनकी जो डेथ है वो लंबी बीमारी के कारण हुई है और बाकी फैमिली वालों से इनपुट लेके उसमें जाँच की जा रही है और फिर कोरोनेशन हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम कराया गया। उधम सिंह नगर के बाजपुर की नगर पालिका का मामला है, जहां नगर पालिका में वरिष्ठ पद पर कैलाश चंद्र जोशी कार्यरत हैं, जो कि 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्हें नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास ने आउटसोर्स पर नियुक्त कर दिया। वहीं कैलाश चंद्र जोशी के पुत्र विवेक जोशी को भी इस नगर पालिका में आउटसोर्स से तैनात किया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक निजी अखबार के संपादक हिमांशु नेगी ने नगर पालिका से दोनों कर्मचारियों की सूचना मांगी। वहीं नगर पालिका से सूचना मिलने के बाद हिमांशु नेगी ने मामले को लेकर शहरी विकास विभाग को शिकायत पत्र भेजा, जिसमें शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति दिए जाने को नियमों के विरुद्ध बताया है। सगंध की खेती के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। अन्य भी आप सब लोगों के बहुत सारे सुझाव यहाँ होंगे, लेकिन सभी के सुझाव हम लोग सुनना भी चाहते थे, लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं। जिनके नहीं सुन पा रहे हैं, 5 बिंदु सूचना मांगी थी। आपके निकाय वर्ष 2020 से आज दिनांक तक सेवामुक्त रिटायर हुए समस्त प्रकार के सफाई कर्मियों को छोड़कर सूचना की छाया प्रति उक्त वर्ष रिटायर होने के उपरांत उन कर्मचारियों की सूची जो निकाय में पुनः सेवा दे रहे हैं, नाम पदनाम की छाया प्रति अभी मेरे पास शासन से आज ही लेटर आया है। ये हमारे एक वरिष्ठ लिपिक थे, वो रिटायर हुए हैं, तो चूँकि अकाउंट्स का काम सारा वही देखते थे और हमारे पास वर्तमान में कोई अकाउंट्स का क्लर्क है नहीं, तो हमने उनको सहयोग के लिए उनको तो अगले कुछ महीनों के लिए आउटसोर्स कर रखा है। कोई पुनर्नियुक्ति वाले जैसी मामला नहीं है। हमने केवल ठेकेदार के माध्यम से कुछ समय के लिए जो हमारा अभी कर्मचारी हैं यहाँ, उनके थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए उनको रखा है और सारी वो जो है ठेकेदारी प्रथा पर है, कोई नियुक्ति जैसा कोई मसला नहीं। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान।
के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें उन्होंने बताया कि किसानों का बहुत टाइम से करोड़ों रुपए सब्जी मंडी के आढ़तियों पर बकाया है, जो कि वो नहीं दे रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने फैसला लिया है कि सब्जी मंडी आढ़ती अगर 5 तारीख तक पैसा नहीं देते तो प्रदेश के सभी किसान मिलकर 6 फरवरी से सब्जी मंडी देहरादून गेट पर तालाबंदी कर देंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इसमें सभी मंडी सचिव भी सम्मिलित होंगे। ये भी कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो धरना प्रदर्शन और तालाबंदी करके हम पीछे नहीं हटेंगे। और वो जो है लगभग जो है 4-5 साल से आता जाता आ रहा है और पिछले 3 महीने से जो है लगातार हमारे इस विषय में जब हमने अपना संगठन बनाया, हमने ये बात सोची कि जितना पैसा हमारा वहाँ है, हम पूरी साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद हमारा जो है सेब मौसम पर भी डिपेंड होता है। इस साल सूखा पड़ गया, हमको सेब वो क्या कहते हैं मौसम के हिसाब से फसल लगती है। पीछे ये जो सीजन गया इसमें भी हमारी जो लगभग 20% फसल थी, उसको लेकर हम यहाँ आ रहे हैं। फिर हमारा तो आज तक का हिसाब होता है, हम वहाँ से जो है माल तैयार करते हैं और गाड़ी में जो है बीटी बना के चालान दुकानों को बेचते हैं। पहली बात तो रोज रोज आया नहीं जाता भाई, यहाँ लोकल का आदमी तो रोज टोका टाकी भी करता रहे, लेकिन इनको आने जाने में तो दिक्कत होती है। 4-5 साल से ये पेमेंट रुका हुआ है, बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने दिया भी है, कुछ बातें भी रखी है भाई अब दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ऐसे करते करते ये बातें चली आ रही है, लेकिन इनका पूरा हिसाब नहीं हुआ। अभी भी करीब 1.5 करोड़ के आसपास है जो पेमेंट बकाया है। एक दुकानदार दूसरे हैं जिनके यहाँ कुछ सामान लेके आए थे, माल आया था, उन्होंने माल तय कुछ किया और बेचा कुछ और हिसाब से, फिर इन्होंने उसके जवाब सवाल किया तो इनके साथ धक्का मुक्की करके दुकान से बाहर धक्का दिया और इनका सामान फेंक दिया वहाँ से। उसकी शिकायत सचिव मंडी से की, जो मंडी सचिव हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। चौकी बाजार पटेल नगर में की, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और बस आश्वासन देते रहे, हाँ जांच कर रहे हैं, देखेंगे, करेंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। अगर किसानों का इसी तरह से उत्पीड़न होगा, इस तरह से अपमान होगा, भारतीय किसान यूनियन ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा ये जो मसला चल रहा, इसमें अगर हमारे किसान भाइयों के पैसे 5 तारीख तक शाम तक नहीं आए, 6 तारीख में सुबह ही 10 बजे सब्जी मंडी निरंजनपुर देहरादून का गेट बंद होगा। जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक कमीशन खोरी भ्रष्टाचारी इनकी बंद नहीं होगी, तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे। पहले इस प्रदेश के किसान बैठेंगे, उसके बाद अन्य दूसरे प्रदेशों के किसान भी हमारे साथ आएंगे। हम पूरी तैयारी के साथ आज हम पत्रकार वार्ता के लिए आप लोगों के सामने तब आए। परेशान होंगे, परेशान भी करेंगे। उत्तराखंड में आज से मौसम फिर बदल गया है। मौसम विभाग ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को उत्तराखंड के 2500 मीटर से ऊपर पहाड़ों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। चक्राता समेत गंगोत्री, यमुनोत्री समेत जौनसर, बाबर में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अगले 2 दिन में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। वहीं निचले इलाकों में तेज बारिश और तूफान के साथ साथ बिजली कड़कने की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। मानस खंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानस खंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। 4 धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानस खंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानस खंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानस खंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानस खंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं
कि राज्य सरकार का मानस खंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानस खंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानस खंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानस खंड को मिल रही नई पहचान। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। जोशीमठ में शासन प्रशासन के आदेश पर विद्युत विभाग के द्वारा जिन लोगों का मुआवजा दिया जा चुका है, उनका विद्युत कनेक्शन और पेयजल कनेक्शन काटा जा रहा है, लेकिन प्रभावित परिवारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वो जोशीमठ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उनका विद्युत कनेक्शन और पेयजल कनेक्शन नहीं काटे जाने चाहिए। जोशीमठ को ये परिवार जो हैं, आप जिनको तस्वीरों में देख रहे हैं, कह रहे हैं जोशीमठ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। इसके लिए उनका पेयजल कनेक्शन और विद्युत कनेक्शन नहीं काटना चाहिए और प्रभावित परिवारों ने इसका विरोध किया है। विरोध जताते हुए उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि उनके पेयजल और विद्युत कनेक्शन को नहीं काटा जाए, क्योंकि वो जोशीमठ को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। सभी प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके पेयजल कनेक्शन को नहीं काटा जाए। दो 2023 बैच के 120 आईएफएस में हैं और एक सप्ताह तक ट्रेनिंग लेने के बाद सभी आईएफएस अधिकारी वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि सभी आईएफएस अधिकारी लीसा डिपो और सुशीला देवी हम्बल गार्डन गए और डीएफओ अमित कुंवर, एसटीओ नरेंद्र नगर किशोर नौटियाल और एसटीओ देवप्रयाग अनिल पेन्योली के नेतृत्व में सभी आईएफएस अधिकारियों ने वन विभाग में कार्य करने की प्रणाली को गहराई से समझा। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जंगली इलाकों में बसे गांव में रहने वाले लोगों और अधिकारियों के बीच किस प्रकार से तालमेल बैठाया जाता है, इस पर गहन चिंतन हुआ। वहीं घनी आबादी क्षेत्र में घुसने वाले जंगली जानवरों को किस प्रकार से रोका जाता है और उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, इसकी भी जानकारी आईएफएस अधिकारियों ने ली। जंगली जानवरों को ट्रैंकुलाइज करने का प्रशिक्षण भी आईएफएस अधिकारियों ने लिया। डीएफओ अमित कुमार ने बताया कि अभी तक सभी आईएफएस अधिकारी चंबा के सोमानी गांव, कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास के जंगल का निरीक्षण कर कई प्रकार की जानकारियां हासिल कर चुके हैं। हमारी ट्रेनिंग में जैसे हमारी जो बैच है वो 114 लोगों की बैच है। हम लोग देश के डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हमारी जो बैच है उसमें हम लोग वैसे 85% इंजीनियर्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग हम लोग एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी कंसर्न है, तो हम लोगों ने सर्विस ज्वाइन किया हुआ है और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है ये सर्विस। अभी हमारा ट्रेनिंग वैसे शुरू होके 2 ही महीने हुए हैं, बट 2 महीनों में ही हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है। जैसे हमें फॉरेस्ट्री के अलग अलग ऑपरेशन सिखाए गए हैं कि क्या क्या वहाँ पे होता है, सिल्वीकल्चर वगैरह। प्लस हमें अलग अलग ट्री आइडेंटिफिकेशन के लिए सिस्टमैटिक बॉटनी हम लोगों ने सीखा है, प्लस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हम लोग सीख रहे हैं और ओवरऑल फॉरेस्ट्री का हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे और अलग अलग टूल्स में हम ये प्रैक्टिकल चीज़ें और सीखेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।